हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एक्ट सेल ऑफ गुड्स 1930। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि विक्रय की संविदा के क्या आवश्यक तत्व हैं। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रखा है हमने, हाउ इज इट मेड। तो आज बात करेंगे हम, सेल पढ़ लिया हमने, एग्रीमेंट टू सेल पढ़ लिया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या एसेंशियल आवश्यक है। तो सबसे पहले बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है मनी कंसिडरेशन, थर्ड है गुड्स, फोर्थ है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ रहे हैं, वो तो सभी आवश्यक जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो ये भी पूरी होनी चाहिए। यानी कि बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कि दो पार्टीज होनी चाहिए। मनी कंसिडरेशन, प्रतिफल होना चाहिए धन के रूप में, हम पढ़ चुके हैं 2/10 में कीमत कौन सी होनी चाहिए, धन के रूप में उसका भुगतान होना चाहिए। माल शब्द की परिभाषा भी पढ़ चुके हैं कि सभी जो मूवेबल प्रॉपर्टीज जब वो आती है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम है और धन है वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि माल में की संपत्ति का क्या होना चाहिए, अंतरण होना चाहिए, स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। तो हम इसको आगे थोड़ा और डीपली पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया एसेंशियल एलिमेंट में, तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है देयर मस्ट बी एट लिस्ट 2 पार्टीज, यानी कि 2 पार्टी हो रही है, एक बायर एक सेलर, एक क्रेता एक विक्रेता। यदि एक ही बंदा स्वयं खुद को माल खरीद और बेच नहीं सकता, इसलिए पार्टीज क्या होनी चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए। स्वयं ही क्या कर सकता है, यह नहीं होता कि स्वामित्व का अंतरण क्या कर रहे हैं अपन, अपने क्या पढ़ा अभी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप। तो एक व्यक्ति के पास स्वामित्व का जो संपत्ति के स्वामित्व का जो ट्रांसफर है, एक व्यक्ति से क्या कर सकता दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। तो एक व्यक्ति जो बनता है खुद बायर और सेलर नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी ये कहती है। A sale has to be bilateral because property in goods has to pass from one person to another. The seller and the buyer must be different person, दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। तो एटलीस्ट क्या हो गई, 2 पार्टी, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं को ही क्या कर सकता है, संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। लेकिन जो को ऑनरशिप है, सहस्वामी क्या कर सकता है, संपत्ति को दूसरे सहस्वामी को बेच सकता है। लेकिन पार्टी क्या होनी चाहिए, 2 पार्टी जो होनी चाहिए, इसे कहते हैं बिलेटरल, क्योंकि एक ही बंदा दोनों समय में ऑनरशिप रख नहीं सकता है। को पार्टनर्स हो तो ये स्थिति हो सकती है। इसी प्रकार जो पार्टनर है अपना माल फर्म को बेच सकता है और फर्म पार्टनर को बेच सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। तो क्या हो गया पहला पॉइंट अपने एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज। सेकंड नंबर क्या आ रहा है, ट्रांसफ़र और एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ गुड। ट्रांसफ़र आपको क्या करना है, स्वामित्व का अंतरण करना। हम कभी से क्या पढ़ रहे हैं, जब सेल ऑफ गुड्स देख रहे हैं तो सेल का मीनिंग क्या होता है कि आपने स्वामित्व का अंतरण किया है, कब्जे का नहीं। स्वामित्व का अंतरण होना आवश्यक है, पोजेशन देने से वह व्यक्ति स्वामित्व प्राप्त नहीं करता है। तो अंतरण किसका करना है, ऑनरशिप का अंतरण करना है। In a contract of sale, it is the ownership that is transferred in the case of sale or agreed to be transferred in the case of agreement to sell as against transfer of mere possession. तो संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण होना या माल को अंतरित किए जाने का आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो उसमें अनिवार्य क्या है, आपको ओनरशिप को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड, माल का जो स्वामित्व है का जो परिधान है, डिलीवरी उसको करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और बी हैं, ए ने बी को 20 मन जैसे गेहूँ है, मैंने 400 रुपये बेचने की सुविधा कर ली कि इसका मूल्य क्या है, 400 रुपये है। तो ये क्या हो गई, विक्रय की सुविधा होगी, एग्रीमेंट टू सेल हो गई। लेकिन यदि मैं बिना किसी मूल्य के क्या कहती हूँ, ए को 10 मन गेहूँ दे रही हूँ और किसी भी प्रकार की कीमत निश्चित नहीं की गई है या कीमत का भुगतान नहीं किया गया है,
तो न तो ये सेल होगा और न ये एग्रीमेंट टू सेल होगा। तो आपको क्या करना है, स्वामित्व का अंतरण करना है, वह भी अंतरण होना है और किस पे होना है, कीमत के आधार पर होना है। क्लियर यहाँ तक। फिर बात आ रही है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरीली बी गुड्स। हम पढ़ चुके हैं कि माल विक्रय अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो माल कैसा होना चाहिए इसकी डिफाइन हम देख चुके हैं कि माल किस प्रकार का होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, क्या भूमि से जुड़ी हुई है तो उसको सेल किया जा सकता है। हाँ, पहले तो क्या होगा, नहीं किया जा सकता, लेकिन कब किया जा सकता है, जब आपने उसे भूमि से पृथक किए जाने का करार कर लिया है। तो गुड्स कौन सा होना चाहिए, जो 2 क्लोज साथ में डिफाइन किया गया है। मेनली द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कवर्ड, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है जो। अब बात आ रही है प्राइस इज द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कीमत अभी निश्चित करना जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के माल कीमत के लिए अंतरित किया जाता है। जो कंसिडरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, संविदा में प्रतिफल होना कैसा चाहिए, धन होना चाहिए। 2-10 हम पढ़ चुके हैं, धन के रूप में कीमत होनी चाहिए और किसी वस्तु के बदले वस्तु नहीं होनी चाहिए। हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे विक्रय की संविदा में बिना माल के, जैसे कीमत ली नहीं है, मैंने कोई पेन लिया और आपने ऐसे ही मेरे को दे दिया है शॉप वाले ने, तो वो सेल नहीं कहलाएगा, बल्कि वह गिफ्ट कहलाएगा, दान कहलाता है। जब माल के बदले हम माल करते हैं तो एक्सचेंज कहलाता है, वह भी विक्रय नहीं होता है, वो विनिमय कहलाता है। लेकिन संविदा में यदि कॉन्ट्रैक्ट में हमने प्रोविजन कर दिया गया है कि वस्तुओं का आदान प्रदान होगा या कीमत दी जाएगी, तो ऐसे विक्रय की संविदा कह सकते हैं। ये केस लॉ में डिसाइड किया था, साउथ ऑस्ट्रेलियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस रैंडल। इसमें कहा कि माल का विक्रय माना तभी जाता है जब उसका भुगतान किससे किया जाए, मुद्रा से। ये बात उठी थी, लेकिन इस कोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया है इसके अंतर्गत कि कीमत हमेशा क्या होनी चाहिए, धन के रूप में ही होनी चाहिए। तो ये हो गया इसके एसेंशियल एलिमेंट, 4 हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या देख लिया, 2 पार्टीज। दूसरा क्या हो गया, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करना है आपको। थर्ड क्या हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, मस्ट नेसेसरीली भी गुड्स होना चाहिए। और प्राइस इज द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और जो अलग जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट, वह तो सभी होने ही आवश्यक है। जैसे कि 2 पार्टी अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है अपना भारतीय व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत, उसने व्यवस्था की आयु प्राप्त कर ली है। भी प्रपोजल होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, विक्रेता से क्रेता को अंतित हो रहा है, विक्रय का जो प्रतिफल मुद्रा में चुकाया जाना चाहिए। जो सारे एसेंशियल एलिमेंट एक सामान्य संविदा में चाहिए, वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत चाहिए। तो हम पढ़ चुके कैसे भी हो सकता है, रिटर्न कर लो आप, मौखिक कर लो, इम्प्रेसली, एक्सप्रेसली, किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो एक एग्रीमेंट टू सेल में कॉन्ट्रैक्ट के भी सारे एसेंशियल एलिमेंट होने आवश्यक है, तभी वो क्या बनेगा, एक सेल और एग्रीमेंट टू सेल पूरा बनेगा। तो ये आज का चैप्टर हो गया एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।